सो आज देखते हैं हम लोग सेल डिवीजन के बारे में। सो सेल डिवीजन ये एक फेज़ है सेल साइकिल का। सेल साइकिल के कितने फेजेस है वो सब कुछ हम पहले देख चुके हैं। सो ये सेल डिवीजन जो है इसमें 3 टाइप्स होते हैं, एक तो एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। सो एमाइटोसिस ये कुछ प्रिमिटिव तरीका है जिसमें न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट हुए बिना ही न्यूक्लियस 2 इसमें डिवाइड हो जाता है। सो यहाँ पे वो इस तरीके से न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाएगा जैसे बाइनरी फिजन में होता है। सो ये पैरामेशियम क्यारा इन दोनों में देखा जाता है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। सो एमाइटोसिस प्रिमिटिव तरीका है। उसके बाद में माइटोसिस और मियोसिस ये मोस्ट ऑफ द सेल्स में होते हैं। ओके, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में ये मोस्टली माइटोसिस और मियोसिस ही देखा जाता है। सो माइटोसिस यानी यहाँ पर इसमें सेल्स हमारे बॉडी के जो भी सेल्स है, सोमैटिक सेल्स यानी सारे ही सेल्स हमारे बॉडी के माइटोसिस करते हैं। इसी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, साइज इंक्रीज होती है। सो ये इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब जो सेल पहले थी, राइट। सो यहाँ माइटोसिस में 2n समझो क्रोमोसोम नंबर है। सो 2n कंटेनिंग ही पेरेंट सेल में अगर क्रोमोसोम डिप्लॉइड सेट है, सो डॉटर सेल्स में भी डिप्लॉइड सेट ही रहेगा क्रोमोसोम्स का। ये इक्वेशनल डिवीजन है। ओके, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी होता है। और मियोसिस जो है इसमें इस डिप्लॉइड पेरेंट सेल से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जनरेट होते हैं जिसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। सो ये हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला गया है। सो ये रिडक्शनल डिवीजन क्यों ज़रूरी है? ये मियोसिस जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है, जिसमें एग और स्पर्म डेवलप होंगे, जिसमें हाफ ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा फ्रॉम ईच पेरेंट, और वो कंबाइन होने के बाद जाइगोट डेवलप होगा तो आगे न्यू इंडिविजुअल उसमें से डेवलप होगा जिसका 2n सेट होगा। ओके, हाफ ऑफ कंबाइन होने के बाद डिप्लॉइड सेट होगा। सो हम आज माइटोसिस के बारे में देखने वाले हैं। सो माइटोसिस में हमने जैसे देखा था कि यहाँ इंटरफेज में, ओके, इंटरफेज में जो सिंथेटिक फेज होती है सेल साइकिल की, उसमें क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। समझो हमारा ये ओरिजिनल डीएनए है। ओके, ये सेल का ओरिजिनल डीएनए है और ये जो है ये रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड है, वाइट जो है रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड है। सो ये जो पहले डीएनए प्रेजेंट था सेल में, उसकी वजह से जो क्रोमोसोम था, सो ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है, ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है। बाद में क्या हुआ, रेप्लिकेशन के बाद इस तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। सो ये भी क्रोमोसोम है, बस इसमें 2 अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिड्स है। सो यहाँ पे ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है। बाद में फिर से जब ये स्प्लिट होंगे तो एक जो सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट होगा वो एक सेल में जाने के बाद एक सिंगल क्रोमोसोम ही कंसिडर किया जाएगा। सो यहाँ पे फिर रेप्लिकेशन होने के बाद क्रोमोसोम नंबर चेंज इसीलिए नहीं होता है, जो डीएनए की जो अमाउंट है वो समझो डीएनए अभी चेंज हो चुका है, डीएनए डबल हो गया है, फिर भी क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा क्योंकि ये जो है हाफ सेट, ये भी क्रोमोसोम ही है, एक सिंगल क्रोमोसोम, ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है जिसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो रहेगा, यहाँ 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे अभी भी। पहले समझो 46 क्रोमोसोम थे, सो अभी भी हम कंसिडर करेंगे तो 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। बस फर्क कहाँ पे आएगा, क्रोमैटिड्स पे। अगर क्रोमैटिड का काउंट देखा जाए तो यहाँ 46 क्रोमैटिड्स ही थे बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन, और आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे 92 क्रोमैटिड्स होंगे। सो क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा, क्रोमैटिड नंबर इंक्रीज है। सो यहाँ 92 क्रोमैटिड्स रहेंगे, राइट। सो ये कुछ इंटरफेज के बारे में हो गया। अभी माइटोसिस में देखते हैं क्या क्या फेजेस है। सो माइटोसिस में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सो न्यूक्लियर डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। सो ये जो है न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस है जिसको हम याद रख सकते हैं पी मैट की, पी मैट इस तरीके से। सो पी प्रोफेज, एम मेटाफेज, ए एनाफेज, टी टीलोफेज, प्रो मेटा एना और टीलोफेज। सो कुछ बुक्स में इसमें 5 फेजेस भी दिए गए हैं, जैसे प्रो, मेटा, एना और टीलो, ये बराबर है। इसमें प्रो फेज और मेटा फेज के बीच में प्रो मेटा ये एक फेज काउंट की जाती है। सो हम 5 फेजेस के बारे में देखेंगे आज। सो प्रो फेज में क्या क्या होता है वो देखते हैं पहले।
सो प्रोफेज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, माइटोसिस का अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये कब से आएगा सेल साइकिल में, हमने देखा है G1 S G2 ये 3 फेजेस होते हैं इंटरफेज में। उसके बाद में अभी ये आएगा तो प्रोफेज G2 फेज के बाद में कंटिन्यू होगा। सो यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल स्टार्ट होता है। सो किस सेल में कौन सा इवेंट स्टार्ट होता है, किस सेल में कौन सा इवेंट एंड होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर MCQs आते हैं। सो इनिशिएशन होगा यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेशन का। ओके, सो जो मटेरियल DNA के फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट था, राइट, ये स्ट्रैंड के फॉर्म में था इस तरीके से रैंडम, अभी यहाँ पे ये कंडेंस हो रहा है किसके अराउंड, हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड। ओके, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं कुछ ऐसे और उसके अराउंड ये बाइंड अप होता है और इस तरीके से कंडेंस होता है। सो DNA का कंडेंस्ड फॉर्म ही क्रोमोसोम्स है और फिर कंडेंस होके उसमें से इस तरीके से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो ये एक क्रोमोसोम बन जाएगा इस तरीके से। ओके, सो की फीचर्स क्या क्या है प्रोफेज में, मटेरियल कंडेंस होगा उसमें से क्रोमोसोम्स बनेंगे। ओके, फिर टू क्रोमेटिड सिस्टर्स जो है वो सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगे। ओके, और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें सेंट्रोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। सो ये जो है ये सेंट्रियोल्स जो है वो दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू कर देंगे क्योंकि अभी आगे सेल डिवाइड करनी है। सो न्यूक्लियर मटेरियल DNA वगैरह सब कुछ अभी रेप्लिकेट हो चुका है, क्रोमोसोम्स रेडी है, अभी आगे जाते हैं प्रोमेटाफेज। सो प्रोमेटाफेज में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी प्रोफेज में वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होती है। सो प्रोमेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के अराउंड ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू करती है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पहले थी, अभी ये टूट रही है। क्यों, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूटने के बाद क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स है यहाँ प्रेजेंट इनके जो फाइबर्स होते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स, ओके, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सो ये स्पिंडल फाइबर्स जाएंगे और क्रोमोसोम्स को अटैच हो जाएंगे। सो ये क्रोमोसोम्स को किस तरीके से अटैच होते हैं, सो क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट ये सेंट्रोमियर ये हमें पता है, उसको अटैच ही काइनेटोकोर होता है। सो काइनेटोकोर प्रोवाइड करता है साइट स्पिंडल फाइबर्स को अटैच होने के लिए। सो स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से यहाँ काइनेटोकोर को अटैच हो जाएंगे। सो दोनों साइड से, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स के लिए दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स आएंगे। दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स आने के बाद यहाँ फिर आती है मेटाफेज। सो मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम्स माइक्रोट्यूब्यूल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं। जैसे स्पीयर होता है उसका इक्वेटोरियल एक प्लेन होता है 3D, उस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में ये सारे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। सो मेटाफेज में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मेटाफेज में जो है अभी मेटाफेज में जो है डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है न्यूक्लियर एनवेलप का, जो प्रो मेटाफेज में स्टार्ट हुआ था, और कंडेंसेशन भी क्रोमोसोम्स का कंप्लीट हो चुका है जो प्रोफेज में शुरू हुआ था। सो यहाँ पे क्रोमैटिड्स दिखाई देंगे। सो की फीचर्स देखते हैं हम मेटाफेज के। मेटाफेज में क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पे सारे क्रोमोसोम्स अरेंज रहेंगे और उनको स्पिंडल फाइबर्स अटैच रहेंगे। सो ये मेटाफेज में मिडल में क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं। फिर आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो बीच में ये समझो क्रोमोसोम था, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को दूर दूर खींचते हैं। सो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमैटिड जो है अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो जाएंगे। सो ये मेटाफेज था जिसमें सेंटर में क्रोमोसोम्स अरेंज थे इस तरीके से सेंट्रल प्लेट पे, सेंटर प्लेन पे। और फिर अभी आता है एनाफेज। सो एना मीन्स अवे, अभी दूर दूर जाएंगे। सो यहाँ पे ये जो हाफ सिस्टर क्रोमैटिड है ये यहाँ पे दूर जा रहा है, ओके, दोनों पोल्स की तरफ। फिर ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होने के बाद टीलोफेज में क्या होगा कि टीलोफेज में इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होगी। सो यहाँ इसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप फिर से डेवलप होना शुरू होगा, ये देखिए। सो अभी न्यूक्लियर मटेरियल सेपरेट हो गया। ये एक एक क्रोमैटिड सिस्टर जो सेपरेट हुआ है वो एक एक क्रोमोसोम काउंट होगा दोनों सेल्स के लिए, और ये न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर एनवेलप अभी डेवलप हो रहा है। सो इसके बाद में टीलोफेज में और एक होता है कि जो ऑर्गेनेल्स है, राइट, सो ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। सो कुछ ऑर्गेनेल्स पहले से ही रीजनरेटेड है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और बाकी के जो है वो रीजनरेट होते हैं। सो एनाफेज हमने अभी देखा,
सॉरी टीलोफेज हमने अभी देखा, जिसमें न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रीफॉर्म होंगे और न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होगा। फिर इसके बाद में आता है साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस यानी अभी कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो चुका है, न्यूक्लियस टूट गया है अभी जो है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवीजन बाकी है। सो इसमें अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सो एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो क्रिएट होता है साइटोप्लाज्म में और उसकी वजह से साइटोप्लाज्म डिसअपियर होता है। प्लांट सेल में जो है सेल वॉल होती है, सो इसीलिए बीच में सेल प्लेट आती है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस अलग अलग तरीके से होगा। यहाँ पे माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है। तो ये था कुछ माइटोसिस से रिलेटेड। ओके, सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपका डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।